ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में लगभग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस है। तो गोल ये रहेगा कि हम इनको 2 लेक्चर में खत्म कर दे, 25 आज के लेक्चर में और 25 कल के लेक्चर में, ठीक है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में ज्यादा कुछ समझाने को नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीजें आपको याद करके ही रखना पड़ेगा। लेकिन जहां पर कुछ भी समझाने लायक चीज है या थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, आ, वहां मैं कोशिश करूंगा समझाने की। एंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में आप इस चैप्टर में थरो होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे लेकिन एनसीईआरटी आप थरो होने चाहिए उससे। एनीवे स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 से, यानी कि जो सिंगल आंसर करेक्ट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। तो वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो पहली चीज है कि ग्रीन हाउस गैसेस होता क्या है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस होता है कि जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, तो वहां ऊपर एक गैस की लेयर होती है, राइट। अब जब ये गैस का लेयर, जो सनलाइट अंदर आ रहा है उसको बाहर जाने से प्रिवेंट कर दे रहा है, तो यहाँ पर जितने गैसेस हैं ये होते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। और अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में थम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस जो दिया है, एक दिया है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, एक दिया है हमें वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मीथेन दिया है, ओजोन दिया है, ठीक है। और हमें थोड़े क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दिए, यानी कि हमारे जो सी एफ सीज हैं वो भी दिया है। और एक और दिया है जो कि हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एनसीईआरटी में जो है ये 6 गैसेस हमको उन्होंने ग्रीन हाउस गैस की तरह मेंशन करके दिया है। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड हम देख सकते हैं कि लिस्टेड आउट है ही नहीं इधर। तो इसी वजह से हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का जो पहला करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि बाकी अगर हम देखें ओजोन दिया है, मीथेन दिया है और वाटर वेपर दिया है, जो कि सारे हमारे लिस्ट में है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग occurs in warm, dry and sunny climate. One of the following is not amongst the components of photochemical smog. ठीक है, तो पहली चीज की फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। तो जो स्मॉग सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस स्मॉग को बेसिकली हम बोल देते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो जो स्मॉग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनता है उसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। अब फोटोकेमिकल स्मॉग की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये हमेशा समर सीजन में मिलता है। ठीक है, समर सीजन में मिलता है क्योंकि तब हम देखते हैं कि NO2 और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इनका काउंट इज प्रिटी हाई इन द एटमॉस्फेयर, आर प्रेजेंट in large quantities in the atmosphere। ठीक है। अब थोड़े बहुत चीजें जो फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट है और उन्होंने एनसीईआरटी में बोला है, तो वो है हमारा ओजोन। ठीक है, ओजोन के साथ उन्होंने दिया है हमारे पैन्स। ठीक है, और हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है दैट इज आर एल्डिहाइड्स एंड आर कीटोन्स। ठीक है,
अब अगर हम ये सब देखें, ठीक है, तो NO2 जो है वो प्रेजेंट है नहीं होगा। हाँ, सॉरी गाइस। ओके, तो अगर अब हम देखें जो हमारे क्वेश्चन में बोला है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट अमंग्स द फोटोकेमिकल स्मॉग, तो हमने देखा है अभी के लिए एनसीईआरटी में कि O3 होता है, पैन होता है, एल्डिहाइड कीटोन होता है, NO2 होता है, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें इन लिस्ट में हमें क्या दिया है, और अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, जो कि क्या है हमारा SO2 है, वो जो है वो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि SO2 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो अगर हम सेकंड वाले का आंसर देखें, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो केमिकल स्मॉग। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मॉग, मतलब नॉर्मल स्मॉग की अगर हम बात करें, इट्स मेन कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट emissions ऑन of automobiles and factories, produced in cold and humid climate, contains compound of reducing nature, contains smoke, fog and sulfur dioxide। तो ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अब आपको एक वो आइडिया आ गया कि हमारे जो स्मॉग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्लासिकल जो कि हमारा नॉर्मल वो है, और हमारा फोटोकेमिकल, राइट। अब फोटोकेमिकल तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। क्लासिकल स्मॉग की अगर हम बात करें तो क्लासिकल स्मॉग बनता है जब स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होते हैं। तो क्लासिकल स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और अगर हम देखें ये जनरली बनता है कोल्ड क्लाइमेट्स में, कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में। ठीक है, ठीक, तो अगर हम यहां देखें तो ऑप्शन नंबर 2 तो करेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया है। ठीक है, और केमिकली अगर हम बात करें, केमिकली इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, केमिकली इट इज अ reducing मिक्सचर। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो गया है। उसी के साथ अगर हम बात करें, द मेन कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द एमिशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। अगर ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे उसमें हो जाएगा। पहली चीज तो ये है कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग टाइप में हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो हमारे गैसेस ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज से निकलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है हमारे क्लासिकल स्मॉग में। ठीक है, तो अगर किसी को उससे आइडिया नहीं आया तो इससे आ सकते हो कि सनलाइट के एक्शन में तो फोटोकेमिकल बनता है, और अगर किसी को डायरेक्ट रीजन पता है तो उसका डायरेक्ट रीजन ये है कि जो गैसेस हमारे ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज से निकलते हैं वो क्लासिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो थर्ड वाले में आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जो BOD है इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है BOD वैल्यू लेस देन 5 particles per million indicates the water sample to be either rich in dissolved oxygen, poor in dissolved, highly polluted या not suitable for organic life। ठीक है, अब देखो उन्होंने तो बताया है मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है,
एक और तरीका है बीओडी को देखने का, एंड बीओडी को देखने का एक और तरीका ये है कि total amount of oxygen that is consumed by the microorganisms, that is consumed by the microorganisms. ओके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है ये कहाँ है? इन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम, इन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम इन अ सैंपल ऑफ वाटर। बेसिकली क्या है, हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसमें थोड़े ऑर्गेनिक सैंपल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर में। ओके, अब इस चीज में अगर हम देखें, ठीक है, इस चीज में अगर हम देखें तो इस चीज में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और जितना ऑक्सीजन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लिया है वो हमारा बीओडी है, ठीक है। तो अगर हम देखें, वाटर को वो प्योर मानते हैं जब बीओडी 5 ppm से लेस है, और अगर वो बीओडी 17 से ज्यादा है तो उसको हाईली पोल्यूटेड है, ठीक है। तो बीओडी अगर वो 5 से ज्यादा है, 17 से कम है, ये वाले रेंज में है, ठीक है, इसको नंबर लाइन फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पर दो नंबर्स है, 5, 17, दोनों पीपीएम में, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर देख, ये इससे पहले वाला जो ये रीजन है ये प्योर है, इससे आगे वाला ये जो रीजन है ये है हाईली पोल्यूटेड, ठीक है। अब यहाँ पर बीच वाला जो रीजन है वो इम्प्योरिटीज का लेवल बढ़ता जाता है, अगर हम यहाँ से यहाँ को जाएंगे तो इम्प्योरिटी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीओडी वैल्यूज लेस देन 5 ppm इंडिकेट्स अ वाटर सैंपल टू बी। अब मतलब वो बहुत ज्यादा प्योर है, और प्योर है मतलब वो क्या है, वो है रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। प्योर मतलब रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, एज सिंपल एज दैट। तो इस चीज में जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। वो बोल रहा है, ओजोन के रिलेटेड है सारे स्टेटमेंट्स, हम देख सकते हैं। ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पहली क्वेश्चन में देखा था ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर कि एनसीईआरटी में उन्होंने ओजोन लिस्ट आउट करा है एज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें, ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है, और कायदे से क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया क्योंकि वो एक सिंगल टाइप क्वेश्चन है। लेकिन अगर आगे का भी डिस्कस करना है, ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि सही स्टेटमेंट है, ये हमने ओजोन के प्रॉपर्टीज में देखा है। और ये अगर आपने अभी आपके जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है वो नहीं किया है तो उसमें वो बताएगा ओजोन के डिस्कशन में कि ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर वो सल्फर का उसने ऑक्सीडाइजिंग नंबर बढ़ा दिया है, दैट इज इट्स बेसिक प्रॉपर्टी ओवर हियर, ठीक है। ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये भी सही बात है। ओजोन प्रेजेंट इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि फिर वहां पर हमारा जो ओजोन लेयर है वो बन जाता है, ठीक है, इसी प्रोसेस की वजह से। तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन में आपका फर्स्ट आंसर इनकरेक्ट है, मतलब वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए तो सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज बिकॉज इट कॉजेज मेजर वाटर पोल्यूशन।
Fishes in such polluted water die because a large number of mosquitoes increase in the amount of dissolved oxygen or decrease in the amount of dissolved oxygen or clogging of gills by mud. तो अभी थोड़ा सा हम वापस बीओडी पे आते हैं, ठीक है? बीओडी पे हमने देखा था कि वो डेफिनेशन पे आते हैं कि वो क्या है बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर जितना प्रेजेंट है हमारे एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में और वहां कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा बीओडी है। ओके, अब वो बोल रहा है सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडी। अब अगर हम बात करें, अगर हम एक वो ले मान लो ये है, ये हमारी एक वाटर बॉडी है, ठीक है? अब हमने अब हमने इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर बना दिए यहाँ मैंने गोल गोल, ठीक है? अब हमें पता है कि ये सारे जो ऑर्गेनिक मैटर है इनमें अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, राइट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेंगे बहुत सारा। तो अब अगर ये ऑक्सीजन सारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे तो जो हमारी मछलियां हैं वो क्या लेंगी? कुछ नहीं ले पाएंगी, राइट? और यही चीज है द रीजन फॉर दिस। तो क्या होता है जब हम बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे, आपका जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर विल रिड्यूस। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन है वो आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, जो कि है डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है? अब वापस हम आ रहे हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में। ओके, तो फोटो के क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इट हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी इट हैज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन सी यानी कि थर्ड वाला इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ NO2 हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन, and option 4 plantation of some plants like pinus helps in the controlling of photochemical smog, ठीक है? तो हमने फोटोकेमिकल स्मॉग का जो है हमने देख लिया था कि वो बनता कैसे है, ठीक है? तो क्या होता है कि जो NO2 और हाइड्रोकार्बन है उनके बीच में रिएक्शन होता है सनलाइट के अराउंड और उससे फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, हमें ये पता है। NO2 हाइड्रोकार्बन्स इन सनलाइट, ठीक है? और हमने ये भी पता है कि जैसे ओजोन है, पैन है, एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें ये सब क्या है ये फिर बनने लग जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है? कि इनके रिएक्शन से ये बनता है। और अगर फिर हम देखें तो यहाँ पर अब बात करते हैं। ओके, तो इट इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब यहाँ देखो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर ये दोनों हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं तो उसमें पता है अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, मतलब जो ऑप्शन 1 है वो ट्रू है, करेक्ट है। अगर ऑप्शन 1 करेक्ट है तो अब हम देखें तो ऑप्शन 2 जो है वो अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है वो बोल रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और ऑप्शन 2 बोल रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है और ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। ओके, तो 7th वाले का आपका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है आपका सेकंड वाला। ओके, एक मिनट। हाँ, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है? तो the gaseous envelope around the earth is known as atmosphere. The lowest layer that extends up to 10 kilometers of sea level, lowest layer of the atmosphere extends up to 10 kilometers of the state वो layer, ठीक है? तो ये तो हमने 4th क्लास के जो लोग सोशल स्टडीज या ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको भी आता है। हमारा अर्थ है, ठीक है? अब अर्थ के अराउंड लेयर है, एक पूरी लेयर, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है या एनवेलोप ऑफ एयर जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है।
और इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 4 उसमें डिवाइडेड है। ठीक है। जो पहला लेयर है, जो हमारा दूसरा लेयर है, डायग्राम में जैसे वैसा नहीं होता है, वो ज्यादा इवन होता है वहां। एनीवे, जो हमारा तीसरा लेयर है और एक चौथा लेयर है, तो वहां पर 1 2 3 4 लेयर्स है हमारे उस एटमॉस्फेयर में। ठीक है। जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज आवर ट्रोपो। ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, ये हमारा मीसोस्फियर है, और जो ये बाहर वाली है वो हमारा थर्मोस्फियर है। ओके। और जो हमारा ओजोन लेयर है वो हमारे स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये हमारा ओजोन लेयर है, प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। अब इस ये है हमारा वो डायग्राम जो कि एक फोर्थ के बच्चे को भी आता है। अब उन्होंने बस इतना पूछा है कि सबसे पहला लेयर क्या है जो 10 किलोमीटर तक वो होता है, तो वो हमारा क्या है, हमारा ट्रोपोस्फियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। ओके। अब नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर बट दीज डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। अब हमने ये देखा है कि आप अगर ग्रुप 15 जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो N2 है वो बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, और कहीं ना कहीं वो N2 के स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, क्योंकि N2 का स्ट्रक्चर है ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है। और जो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, अगर इन दोनों को रिएक्ट करना है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर उन्हें रिएक्ट करना है तो इस चीज ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उसके आ, जो उसका डिसोसिएशन एनर्जी होगा उतने लेवल का एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है। और वो एनर्जी आता है ऑलमोस्ट हमारे 3000 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हम देखें द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज हाई, और वो एनर्जी आता है ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये है कि जो ये N2 + O2 NO2 देने का काम है। ठीक है। N2 + O2 NO, NO भी, NO2 भी नहीं, चलो NO, ये जो है ये होगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है ये खाली एटमॉस्फेयर या एयर में प्रेजेंट तो नहीं है। ओके, दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन एयर, एज सिंपल एज दैट, है ना। और यही कायदे से हमारा रीजन है कि हमारे को एक बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, और एनर्जी अब्सॉर्प्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो इसी से आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि बोल रहा है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, पोल्यूटेंट्स विच कम डायरेक्टली इन एयर फ्रॉम सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर समटाइम्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है। अब आपने ऑर्गेनिक में एक वो पढ़ा होगा मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। अब देखो, हमारा जो हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, ठीक है, और हमारा हमारे अच्छा देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हमारे नाइट्रोजन है।
है ना, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब अगर हम देखें ये हाइड्रोकार्बन समवॉट आ कहां से रहे। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स वो है, ये हाइड्रोकार्बन सबसे पहली चीज जो है रिएक्ट कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं आ कहां से रहे। ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन में यूवी लाइट के प्रेजेंस में, है ना, और NO2 जो है वो भी प्रेजेंट है। तो NO2 का पहले क्या होता है, फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से फिर वो इसके साथ रिएक्ट करता है जो हमारा हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, और फिर हमारा जो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में है वो आएगा। अब ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे होगा, देखो, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, और वो देगा मेरा RCO डॉट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से गो थ्रू करा था, राइट। अब जो फ्री रेडिकल है वो वापस जाएगा ए का O2 मॉलिक्यूल के पास, और ये दे देगा RCO3 फ्री रेडिकल। ओके, और फिर RCO3 का जो ये फ्री रेडिकल है वो हमारे NO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, और वो क्या देगा, वो देगा RCO3NO2। अब RCO3NO2 को RCO3NO2 को हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसेटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसेटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन। ठीक है, तो ये जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ये हमारा एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये जो है वो हाइड्रोकार्बन से बना जो कि हमारा एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है ना। तो हाइड्रोकार्बन से हमारा जो सेकेंडरी कार्बन वो है वो पैन है, यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपके 10th वाले का जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 11th वाले की बात करें, which of the following statements is correct? Ozone hole is a hole formed in the stratosphere which from which ozone oozes out। ये गलत स्टेटमेंट है। ओजोन होल क्या करता है, प्रिवेंट करता है यूवी लाइट को, जो सन का यूवी लाइट है उसको हमारे अर्थ में एंटर करने से प्रिवेंट करता है, राइट। सेकेंड वाला, ओजोन होल इज अ होल फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फियर, ये भी गलत है, क्योंकि ओजोन लेयर का है, हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि, सॉरी पिछले से पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे स्ट्रेटोस्फियर में होता है। तो जो भी होगा स्ट्रेटोस्फियर, करेक्ट, स्ट्रेटोस्फियर में ही होगा, तो वो ट्रोपोस्फियर में तो कुछ नहीं होगा। ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर एट करेक्ट प्लेसेस, करेक्ट, ये तो ओजोन होल का डेफिनेशन है। ठीक है, और फोर्थ वाला बोल रहा है ओजोन होल मींस वैनिशिंग ऑफ द ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ कंप्लीटली, ये इनकरेक्ट है। ओजोन होल बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ओजोन लेयर है वो एक पर्टिकुलर थिकनेस का होता है। ठीक है, तो मान लो ये कुछ ऐसे थिकनेस का बना है। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ प्लेसेस में क्या होता है फॉर वेरियस रीजंस ऐसे वो होल कम हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो होल कम हो जाता है, मान लो इस रीजन से पूरा ये जो होल का रीजन है ये कम हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा कि अच्छा खासा वो कहीं बाकी की जगहों में तो भरा रहेगा, ठीक है, लेकिन उस रीजन में वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा ऐसे। तो यहां पर हम देख सकते हैं वो थिन हो गया है, थोड़ा थिन हो गया है। इसी को ओजोन होल बोलते हैं। तो ये आपका जो 11th वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कम अंडर ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री विच इज ऑप्शन 1, if possible marketing use of soap made by vegetable oils instead of synthetic detergent, using H2O for bleaching purposes, using H2O2 for bleaching purposes instead of using chlorine based bleaching agents, using bicycle for traveling small distances instead of using petrol and diesel based vehicles, using plastic cans for neatly storing substances। ठीक है,
तो ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली क्या बोल रहा है कि हम इन्वायरमेंट डैमेज कितना कम कर सकते हैं कायदे से, वो हमारे ग्रीन केमिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम प्लास्टिक कैन यूज करें तो क्या होगा कि देखो, स्टोरिंग सब्सटेंसेस में प्लास्टिक, प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो आप उसे कहीं भी फेंको वो डिग्रेड नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और वो क्या है, वो ओवरऑल इन अ सर्टेन टाइम पीरियड अक्यूमुलेट हो होके पोल्यूशन कॉज करवा देगा, जो कि हमने अभी भी देखा है बहुत जगह होता है वैसा, राइट। तो इसीलिए जो आपका 12th वाला है उसका ऑप्शन नंबर 4 है जो आंसर है, क्योंकि वो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। बाकी की चीजें जो है वो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो एक इन्वायरमेंटली मोर फेवरेबल चीज है। ठीक है, ओके। तो उसी के साथ जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 के हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 पे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक या एक से ज्यादा सही आंसर्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हमने देखा है, ठीक है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, पीएच ऑफ रेन वाटर 5.6, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.03%, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके, जो हमारा बीओडी है वो 10 ppm है, और यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो देखो, एक चीज क्वेश्चन देख के मेरे को पता चल गया है, जो कि होता है हमारा सी, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3, सॉरी सी नहीं 3, जो कि ये है कि बायोकेमिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बीओडी 10 के करीब है। अब अगर बीओडी 10 के करीब है और हमने जो बीओडी का क्वेश्चन आज ही डिस्कस किया, अगर हम वहां जाए एक बार, ठीक है, तो देखो 10 का ही यहाँ होगा, जो हायर पोल्यूशन साइड में होगा कंपेयर टू 5 के उसमें, राइट। तो मतलब वो अच्छा खासा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वो पोल्यूटेड तो है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूट्रोफिकेशन के बारे में। तो यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या बोल रहा है, हमारे जो वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी में क्या होता है, जब हम पोल्यूटेड वाटर बनने लग जाता है तो ऊपर जो है एल्गे का एक लेयर बनने लग जाता है इससे। ठीक है, दिस इज एल्गे का लेयर, ये एल्गे का लेयर है। तो ये क्या होता है, अब इस एल्गे की वजह से क्या हो रहा है, इस एल्गे की वजह से जो हमारा ये देखो पूरा वाटर सरफेस को कवर कर रहा है ये एल्गे, तो क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो फिर क्या होगा, जो भी यहाँ पर हमारे वाटर बॉडीज या जो भी चीजें बचे हुए हैं, ठीक है, तो उन वाटर बॉडी के जो वो है, जैसे मछलियां पड़ी हैं अंदर, ठीक है, या मान लो कोई सांप, ऐसे चीजें पड़े हैं, इनके लिए क्या होगा, इनके लिए वो ऑक्सीजन कंटेंट कम होते रहेगा। बेसिकली क्या है, एल्गे भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब वो खुद थोड़ा ऑक्सीजन यूज करते रहेगा। अब वो खुद ऑक्सीजन यूज करेगा तो ये जो चीजें हैं और जो हमारे पहले से वाटर बॉडी के लिविंग थिंग्स हैं वो क्या यूज करेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये वो कि ये वो यही डीके हो जाएंगे, राइट। इस प्रोसेस को जहां पर ये एल्गे वो फॉर्म हो जाता है ऊपर, ठीक है, एल्गे का फॉर्मेशन जो ऊपर है उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और आप देख सकते हो यूट्रोफिकेशन से क्या होगा, बीओडी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, और अगर बीओडी वैल्यू बढ़ने लग गया मतलब वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो गया। तो एक तरह से आपका ऑप्शन 4 भी जो है वो एक आपका पोल्यूटेड एनवायरनमेंट बता रहा है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट का सिचुएशन बता रहा है इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर पोल्यूशन, addition of such compounds in water bodies causes enhanced growth of algae, decrease in amount of dissolved oxygen in water, deposition of calcium phosphate, and increase in fish population.
ठीक है। तो फॉस्फेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अब फॉस्फेट सबसे पहले आता कहाँ से है? सो फॉस्फेट जनरली आता है फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स उन्होंने क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो फॉस्फेट से पहले क्या होता है, फॉस्फेट से यूट्रोफिकेशन का रेट बढ़ता है। और यूट्रोफिकेशन का रेट बेसिकली क्यों बढ़ता है? क्योंकि फॉस्फेट की प्रेजेंस में एल्गे का ग्रोथ इनहैंस हो जाता है। लिख लेते हैं, ठीक है। एल्गे ग्रोथ enhances in presence of phosphates, ठीक है। अब उसी के साथ, ठीक है, क्या होगा अब देखो, तो अब ज्यादा एल्गे होगा और वो ओवरऑल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम कर देगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट्स। दिस विल reduce द अमाउंट ऑफ, सॉरी, हाँ, तो मैं बोल रहा था एल्गे ग्रोथ से क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, और प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट से क्या होता है, एल्गे एल्गे रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। और एल्गे रेट अगर ज्यादा बढ़ेगा तो सारा ऑक्सीजन वो यूज करेगा, और जो वाटर लिविंग्स के लिए वो वाटर बॉडीज में जो लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट है वो ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो कभी कहीं बनता नहीं है। तो कैल्शियम फॉस्फेट अब डिपोज कहीं डिपॉजिट तो नहीं होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन अपने आप गलत है। उसी के साथ अगर हम फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करें, इंक्रीज इन फिश पॉपुलेशन, अगर फिश का पॉपुलेशन बढ़ा था तो हर जगह वो यूज करते हैं और वो पोल्यूशन फिर कॉज ही नहीं करता। ये तो क्वेश्चन को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया स्टेटमेंट ने। तो आपके जो 14th वाले का आंसर है, अब वो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज पहले दो ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन एसिड रेन आर, ठीक है। तो एसिड रेन में जो भी एसिड वो फॉर्म होगा वो बेसिकली फॉर्म होगा फ्रॉम द, हम देखें फ्रॉम द जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उनका यूज करके बनता है, ठीक है। तो अब आप देखो, मेन क्या है हमारे 15th वाले में, CO2 एक गैस जो है प्रेजेंट है, NO2 एक गैस प्रेजेंट है, और SO2 एक मेजर गैस प्रेजेंट है। और इन सब के रिस्पेक्ट में हमारा एक वो बनता ही है एसिड, जो कि होगा हमारा CO2 के रिस्पेक्ट में जो एसिड बनेगा वो होगा हमारा H2CO3, HNO3 NO2 के रिस्पेक्ट में, और SO2 के रिस्पेक्ट में बनेगा H2SO4, ठीक है। अब इनके रिएक्शंस में लिख नहीं रहा कि कौन से उससे कैसे वो बनेंगे, लेकिन ओवरऑल ये वाले बनते हैं, ठीक है। और ये जो तीन है फिर ये प्रेजेंट होंगे हमारे एसिड रेन में, सॉरी, राइट, ये तीन हमारे एसिड रेन में प्रेजेंट होंगे। तो हमारा जो 15th वाला है उसके जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ओके, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, जो बोल रहा है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मे बी इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, melting of Himalayan glaciers, increase in biochemical oxygen demand and eutrophication, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि हमने पढ़ा था जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे अंदर आ रहे हैं उसको बाहर नहीं जाने देता, जो सन के रेज है जो अंदर आ रहे हैं उसको बाहर नहीं जाने देता है। तो अब क्या होगा, वो सारी चीजें इधर ही प्रेजेंट है, तो और वो हीट जो है पूरी सारी इधर ही ट्रैप होके वापस अर्थ पे आएगी, है ना। अब वो जो ट्रैप्ड हीट है वो वापस अर्थ पे आएगी तो वो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा। अर्थ का टेम्परेचर ऐसे बढ़ाता है तो वो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है।
अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ तो बढ़ रहा है, हाँ। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हिमालयन ग्लेशियर्स में, हिमालय में क्या है, पूरा बर्फ ही बर्फ है, तो वो बर्फ पिघलना शुरू कर जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ये तो सही हो गया। अब यूट्रोफिकेशन बेसिकली होता है वाटर पोल्यूशन के तो उससे, और समवेयर और दी अदर ग्लोबल वार्मिंग का वाटर उससे उतना ज्यादा रिलेटेड रिलेशन नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन से वो होगा नहीं। अब यूट्रोफिकेशन नहीं हो रहा है तो इंक्रीज्ड बीओडी भी पॉसिबल उतना नहीं है, ठीक है। तो आपके जो 16th वाला है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये आपके जो दो वो है वो ये है। ओके, इस तो इसी के साथ हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेकंड वाला, जिसमें टाइप 2 वाले जो कि है एक या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, वो भी खत्म हो गए हैं। ओ सॉरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे का भी कर लेंगे थोड़ा सा, जो कि हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप का, ठीक है। तो गोल था क्वेश्चन आज के लेक्चर का 25th तक, और अभी 45 हो रहा है, 11:45, मतलब 15 मिनट और हैं, तो देखते कितना कर सकते हैं हम। ओके, तो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 17 पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, विच सब्सटेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो हमने देखा था ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, हमने पिछले उसमें देखा था क्वेश्चन में कि हमारा अर्थ है, और हमारे अर्थ के अराउंड ग्रीन हाउस गैसेस का ये ब्लैंकेट बना है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेस जो अंदर आ रहा है उसे बाहर नहीं जाने देते, उसको रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ के उसमें भेज देते हैं। और हमने देखा था जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे H2O वेपर्स, ठीक है, हमारे जो NO है, NO2 है, वो सब NO2, हमारे ओजोन्स, हमारे CFCs, और हमारे मीथेन्स, ठीक है। ऑक्साइड्स और भी होते हैं नाइट्रोजन के, तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा के नाइट्रस ऑक्साइड लिख देता हूँ, मतलब वही है बट, हाँ, ठीक है। अब इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितने हैं, उप्स, देखो CO2 का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% तक, ठीक है। CO2 के बाद जो है सबसे ज्यादा वो होता है हमारा मीथेन, और वो ऑलमोस्ट ड्रॉप कर जाता है 20% के करीब। ओके, फिर हमारा आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑलमोस्ट 17% के करीब। उसके बाद हमारा ओजोन आ जाता है 8% के करीब। उसके बाद हमारा आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड्स, NOs और NO2s, ठीक है। और फिर सबसे कम है हमारे वाटर वेपर का। तो अगर वो बोल रहे विच सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो ये है तुम्हारे सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस से हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके, तो ये जो सारे चीजें रिस्पॉन्सिबल आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो है, और आपको फिर ग्रीन हाउस गैसेस का वो लिखना है। अब ये परसेंटेज देने के लिए वो वेटेज मैंने बताया है कि अगर आप जैसे CO2 बोलोगे या मीथेन बोलोगे या ये बोलोगे, तो क्या है वेटेज के हिसाब से किसने कितना क्या करा है वो बताने के लिए मैंने ये कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है कि उसका कितना परसेंटेज कौन सा वो यूज होता है। ओके, नाउ अब उन्होंने 18th क्वेश्चन बोल रहा है, 18th क्वेश्चन बोल रहा है एसिड रेन इज नोन टू कंटेन सम एसिड्स, नेम दीज एसिड्स एंड वेयर दे कम फ्रॉम इन द रेन। तो हमने बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 में देखा था, जो हमारे तीन मेन एसिड्स हैं हमारे एसिड रेन में, वो है हमारे HNO3 जो कि आता है हमारे NO2 से। ओके, हमारे जो H2CO3 है, H2CO3 जो बेसिकली आता है हमारे CO2 से, और हमारा H2SO4 जो कि आता है हमारे SO2 से। ये आर एसिड्स प्रेजेंट इन द एसिड रेन, ये वो है एसिड प्रेजेंट इन द एसिड रेन, ये वो है। अब अगर हम बात करें तो ये एसिड्स बनते कैसे हैं, ठीक है।
तो इनके केमिकल रिएक्शंस अब हम स्टार्ट करते हैं NO के एसिड से, ठीक है। तो रिएक्शन ये है कि NO2 आता है, H2O के साथ रिएक्ट करके वो मेरे को दे देता है HNO3 और NO, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये सब मिलता कहाँ से है हमको, तो ये जो NO2 है ये एक्चुअली मिलता है हमें फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्लस हमारा NO, ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मैं एयर भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, प्लस NO, ठीक है। अब ये NO कहाँ से मिलता है हमें, तो ये वाला जो NO है ये हमें मिल रहा है फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स से मिल रहा है या फिर लाइटनिंग से मिल रहा है, कंबशन इंजन्स, फॉरेस्ट फायर, लाइटनिंग, कंबशन इंजन्स एक्सेट्रा। तो हमारा जो वो एसिड है, हमारा नाइट्रिक एसिड है, वो तो वहां से मिल रहा है, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं हमारे कार्बोनिक एसिड की, तो कार्बोनिक एसिड जो है वो हमारा CO2 से आ रहा है, उसका रिएक्शन ये है, ओके। अब अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो तो हमारा एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस हमें कहाँ से मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे जो अर्थ के प्रोडक्ट वो है वहां से मिल रहा है, राइट। जो हमारी ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो सीधे सीधे मिल रहा है। बचा फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सेम रिएक्शन है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको आपका वो रिस्पेक्टिव एसिड दे देगा H2SO4 का, ठीक है। अब ये जो चीज है आपका सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, तो ये जो है ये मिल रहा है आपको आपके फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। उसके बाद वो हमें मिल रहा है फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस, और एक और जगह जहां से वो मिल सकता है इज फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द सल्फाइड ओर, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तीन सब्सटेंसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे एसिड रेन के फॉर्मेशन में, और ये रिएक्शन के हेल्प से आता है। बेसिकली ये जो वाटर है ये वाटर हमारा वाटर वेपर है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वो है, और बाकी के ये हम मैंने बता दिए कि कौन से कहाँ से मिल रहे हैं हमें, ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि हमारा 19th क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस एंड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, even then its presence in the stratosphere is very important. Explain what would happen if the ozone in this region would have been completely removed, ठीक है। तो हम सबने अब पढ़ लिया अच्छी अमाउंट में कि हमारा जो अर्थ है उसके अराउंड हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अब सीधा हम स्ट्रेटोस्फियर में ही है, ठीक है। दिस इज आवर स्ट्रेटोस्फियर, टोपोस्फियर का यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा है हमारे पास है हमारा ओजोन लेयर, दिस इज आवर ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर बेसिकली करता क्या है, ओजोन लेयर से होता है कि हमारा जो यूवी लाइट है सन का, यूवी लाइट को अंदर आने से प्रिवेंट करता है, तो प्रिवेंट्स यूवी लाइट फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ। अब अगर ओजोन लेयर हट गया तो जो है ये यूवी लाइट अपने आप अंदर आने लगेंगे, ठीक है, और वो रिजल्ट करेगा इन स्किन कैंसर, ओके। तो यूवी लाइट जो है वो रिजल्ट करेगा इन स्किन कैंसर, और कहीं उन्होंने बता रखा था कि रफ एस्टिमेशन में फॉर एवरी 5% डिक्रीज इन ओजोन लेयर स्किन कैंसर चांसेस 20% से बढ़ जाते हैं, ठीक है।
और क्या होगा इसकी वजह से और भी चीजें होंगी जैसे जेनेटिक म्यूटेशन होगा और क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। और ये जेनेटिक म्यूटेशन सब में दिखेगा मतलब ह्यूमंस फिशेस हर जगह दिखेगा और फाइनली डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स भी हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो आज के लेक्चर पे यही स्टॉप करते हैं हम। ओके। नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 20। ओके। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू।